नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज के दैनिक रोजगार समाचार में हम लोग देखेंगे कि टीटी प्रवक्ता के लिए आवेदन की तिथि 10 दिन आगे बढ़ी, 25 अप्रैल तक सबमिट कर सकेंगे आवेदन। तो वही जो प्रवक्ता की भर्ती थी, इसमें पंजीकरण की तिथि बढ़ गई। देखिए खबर है, ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण तिथि 21 तक बढ़ी और 25 तक फाइनल सबमिट करेंगे। देखिए इसमें प्रतियोगी छात्रों ने तिथि बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा सहायता पर ये सब जो दिया हुआ है 11 अप्रैल से 21 अप्रैल कर दी गई है। तो पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर कब कर दी गई है? 21 अप्रैल। बाकी सब चीज़ आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। परेशानी आ रही थी सबमिट करने में, मूल यही था। चलिए जो आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसको दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए 8 अप्रैल 2021 की न्यूज़ है, देखिए, और विज्ञप्ति है। इसमें क्रक्स यही था कि 15 दिन को जारी किया था, जिसके आवेदन प्राप्त किए जा रहे थे। इसमें देखिए यहाँ पर 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्रम से इतना है। तो 21 तक आप आवेदन कर सकते हैं और 25 तक उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। इस नोटिस का क्रक्स यही था। अंतिम तिथि वर्तमान में 25/4/2021 है। इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो इससे पहले आप सभी लोग भर लीजिए, फिर ऐसा ना कहिएगा कि फिर आपको डेट की ज़रूरत हो। बहुत विद्यार्थी जो है वो अंतिम समय का इंतज़ार करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये खबर थी। अगली खबर पर चलते हैं। तो अगली खबर ये है दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर देगा। इससे पहले आ रहा था कि परीक्षा जो है मई में होगी, फिर उसके बाद आया खबर कि 8 मई से होगी, और 8 मई से होगी तो कौन कौन विषय कौन कौन से दिन होंगे, तो पूरा टाइम टेबल जारी कर दिएगा। देखिए इसमें दिया है, शनिवार 8 मई 2021 को प्रातः जो है हाई स्कूल का हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का पेपर होगा, और उस 8 मई को इस शाम को इंटरमीडिएट का हिंदी और सामान्य हिंदी होगा। ये सब होता है। उसके बाद देखिए 8 मई को शनिवार हो गया, और 10 मई को 9 को रविवार आ जाएगा। फिर 10 को जो है सोमवार को देखिए 8 बजे से जो पाली, अरबी, फारसी, ये 10वीं का, और इंटरमीडिएट का क्या है, संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला। तो इसी प्रकार से सभी लोग अपना टाइम टेबल देख लीजिए। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, जिसके लिए जो होगा। तो ये है दोस्तों। तो अब टाइम टेबल आ गया, इसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी देखिए। यहाँ पर दिया है 18 मई मंगलवार को हाई स्कूल का वाणिज्य होगा, और इंटर का पाली, अरबी, फारसी होगा। उसके बाद शाम को जो होगा अंग्रेजी का पेपर होगा, इंटरमीडिएट का। ये महत्वपूर्ण पेपर होता है, गणित, अंग्रेजी सब जो होते हैं। तो ये है, आप लोग अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा। और आगे देखिए कौन सा पेपर है। 25 मई को हाई स्कूल का गणित है मॉर्निंग में, और उसके बाद उसी के बाद ये वाणिज्य वर्ग के लिए इंटरमीडिएट का हो गया, और शाम को है अर्थशास्त्र है। तो अपना टाइम टेबल सभी लोग देख लीजिए। मैं दिखा रहा हूं ताकि कम से कम यहाँ से भी आपको देख करके मालूम चल जाए। वैसे तो आपको सब प्राप्त हो ही जाएगा। और इन सभी का PDF प्राप्त करने के लिए आप स्टडी विथ मस्ती के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया रहता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे ये है दिव्यकांत शुक्ल, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नागरिक शास्त्र का पेपर इंटरमीडिएट का, और यहाँ पर सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र के क्रम में विषयों में परीक्षार्थियों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो ये सब चीज़ आपको पेपर में भी लिखी रहती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि PCS का इंटरव्यू पूरा 1 हफ्ते में रिजल्ट के आसार। तो अभी जान रहे थे कि PCS से 2020 के इंटरव्यू चल रहे थे, तो अब वही इंटरव्यू पूरा हो गया है, और आशा किया जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में PCS 2020 का इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यही था। चलिए देखते हैं किसका नसीब साथ देता है। और
यहाँ पर अपना आजमाना है। चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये है कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है गरीब व आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के परिवारों के बच्चों को RTE राइट टू एजुकेशन के तहत चालू शैक्षिक सत्र में निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए पहले चरण में इतने बच्चों का हुआ चयन 54,000। तो सरकार जो है देख रही कि जो सरकारी स्कूल तो विद्यालय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में गरीब विद्यार्थियों को जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवा रही है, वो भी निःशुल्क। उसका सब कुछ जो फीस उस होगा सरकार देखिए। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो पहले चरण में 54,727 बच्चों का चयन हुआ है और दूसरे चरण का आवेदन शुरू हो रहा है। देखिए, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्रदेश के इतने स्कूलों में इतने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर सर्वाधिक आवेदन मिले। तो अब दूसरा चरण होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी अगर कोई आपके घर के आसपास गरीब विद्यार्थी रह रहा है तो उसको ये बताइए, ताकि उसको भी निःशुल्क और अच्छी शिक्षा मिल सके, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये है कि ACF RFO का इंटरव्यू 13 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए बोर्ड गठित। RFO के 26 पदों पर होना है चयन। अप्रैल के मध्य में परिणाम की उम्मीद। तो इसका भी 13 अप्रैल से इंटरव्यू होगा और अप्रैल में ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आगे चलते। आगे खबर है, प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में करीब 2 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ जब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। विभाग का दावा है कि आगामी समय में होने वाली 5,000 नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश में एकल विद्यालय, केवल एक शिक्षक वाले स्कूल भी नहीं बचेंगे। प्रदेश में 1,58,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों में 2020 तक 13% ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं थे। तो कितना विद्यालय हैं? 1,58,000 विद्यालय हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ये जानकारी की बातें थी। चलिए आगे चलते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में चल रही है। स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं भी चुनौतीपूर्ण ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षाएं कापियों के मूल्यांकन को लेकर हो सकती है कई समस्याएं। तो इसमें जो समस्याएं आ रही हैं जो विद्यालय के छात्र हैं उससे अवगत हैं। तो ये खबर है, आप लोग देख लेंगे। पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लेंगे। हम वीडियो को पास करके आप लोग देख सकते हैं। छात्रों ने की त्रुटि रहित प्रश्न पत्र की मांग। तो आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र में भी त्रुटि रहती है। और देखिए, बगैर तैयारी परीक्षा कराने का आरोप। ये सब आरोप है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अपना काम चलते रहता है। चलिए, विद्यार्थी जिनका परीक्षा है वो अपने अच्छे से तैयारी करें और अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी। देखिए, ग्रेजुएशन भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद आदमी का पूरा भविष्य के लिए अवसर। अगली खबर यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नहीं भेजे खाली पदों का विवरण। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी BSC से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। सचिव की ओर से बार बार रिमाइंडर भेजकर पदों का विवरण मांगे जाने के बाद भी BSC खाली पदों की जानकारी नहीं भेज रहे हैं। BSC की लेट लतीफ़ी से परेशान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सहित अधिकारियों से गुहार लगाई है। 69 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की भर्ती के बाद सभी वर्गों के लगभग 54 पद और अनुसूचित जाति के इतने पदों को मिलाकर कुल इतने से अधिक पद खाली हैं। 6500 पद अभी खाली हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं। एक उत्साहवर्धक और आपको साहस देने वाली खबर देखिए, मंजिलें और भी हैं। सेना में भर्ती न हो सका पर दूसरों को दिखाई रहा। तो ये जो है, मान ली कि सेना में भर्ती नहीं हो पाए लेकिन दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेना में मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं निराश होकर अवसाद में चला गया। हालांकि जब मेरा मन शांत हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों न अपने अनुभव तैयारी कर रहे अन्य बच्चों के बीच बांटा जाए, इसलिए मैंने निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया। निराशा से उभरा, दिक्कतें भी आईं। ये सब जो है चुने गए बच्चे, तो भाई जाहिर सी बात है शिक्षक और मार्गदर्शक गुरु अच्छे रहेंगे
और उनके अंतर्गत जो विद्यार्थी रह कर के मन से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक पर अभी पूरा लॉकडाउन नहीं। मोदी जी बोले हैं कि दूसरी लहर जो है कोरोना की है वो पहले वाले से भी खतरनाक है, लेकिन अभी पूर्ण लॉकडाउन पर विचार नहीं किया गया है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 10 तारीख से IPL भी शुरू होने वाला, तो रोहित कोहली की विराट टक्कर से आगाज। तो इन दोनों लोग का, रोहित शर्मा और कोहली की जो टीम है पहला मैच खेल रही है। पहला मैच का मतलब इस IPL सत्र का पहला मैच जो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली खबर जो आप देख रहे हैं, जस्टिस NV रमणा को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो NV रमन्ना को नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को जस्टिस NV रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया। 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के 47वें CJI SA बोबड़े ने न्यायमूर्ति NV रमणा के नाम की सिफारिश की थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले जस्टिस रमणा दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो ये करंट की न्यूज बनेगी आपके। करंट के लिए क्वेश्चन बनेगा कि 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने अभी। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये कि अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन कौन नंबर के क्वेश्चन बने ये आपके लिए अच्छा हो। तो याद करिए कि SA बोबड़े जी 47वें नंबर के थे और NV रमन्ना जी जो हैं 48वें नंबर के हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। ये एक बिहार से खबर है। बिहार PCS से जुड़ा CDPO के एक पद के लिए 3272 परीक्षार्थी। तो आजकल के परीक्षाओं में देखा ही जा रहा है कि एक पद के लिए 8000 विद्यार्थी, 7000 विद्यार्थी, ये तो 3000 विद्यार्थी कमी है। चलिए, तो जो इस परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ उसको, इस खबर को देख लेंगे। चलिए आगे चलते। ये जो कल खबर आई थी इसको अच्छे से दिखाने गए थे। देखिए, फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में भारत का दुनिया में तीसरा नंबर। इसमें क्या है, चीन के जैक मा को पछाड़कर मुकेश अंबानी एशिया में नंबर 1। फोर्ब्स की 35वीं वार्षिक सूची जारी। इसमें देखिए लिखा क्या है, फोर्ब्स की ताज़ा सूची के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। सूची के अनुसार रिलायंस उद्योग समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर शख्स होने का गौरव हासिल हुआ है। उन्होंने चीन के अरबपति और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पछाड़ते हुए यह जगह पाई है। गत वर्ष एशिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके हैं। ये कौन, जैक मा। तो जैक मा को पीछे छोड़ते हुए मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। देखिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी 35वीं वार्षिक विश्व अरबपति सूची में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी कुल संपत्ति 177 अरब डॉलर है और पिछले साल के मुकाबले इसमें 64 अरब डॉलर का उछाल आया। तो कोरोना काल में आप देखे हैं कि ऑनलाइन ही शॉपिंग ज़्यादा हुई है, तो हर एक चीज़ का असर दिखता है। इनके देखिए कि पिछले साल के मुकाबले 64 अरब डॉलर इनकी जो आमदनी बढ़ गई। दूसरे नंबर पर SpaceX के संस्थापक एलन मस्क हैं। SpaceX आप जानते हैं कि ये प्राइवेट जो है एरोस्पेस कंपनी है। उनकी कुल संपत्ति 151 अरब डॉलर से अधिक है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 126 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। देख रहे हैं ना, सीधे जेफ बेजोस से डबल अरब वृद्धि है। इसका सबसे बड़ा कारण टेस्ला के शेयरों में 705% से ज़्यादा का उछाल आना है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क हैं। भारत के सबसे अमीर और एशिया के सबसे धनी शख्स मुकेश अंबानी को वैश्विक अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला है। उन्होंने इतने अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की भारत सूची में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया, जबकि अडानी समूह के गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है। तो मुकेश अंबानी की जो संपत्ति कितना है, 84.5 अरब डॉलर। तो देख लीजिए कि जो 84.5 अरब डॉलर पर ये हैं और ये अभी 84 पर हैं, और जो जेफ बेजोस 177, 80 गुना के 60, और मैंने आपके जो मुकेश अंबानी की जितनी संपत्ति है उससे बहुत डबल से भी ज़्यादा जेफ बेजोस के पास है। ये डाटा इसलिए इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको परीक्षा में काम आएगा। देखिए, जर्मनी रूस से भी भारत पीछे।
तो इसमें दिखा 177 अरब डॉलर की संपत्ति से अमेजन के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। और देखिए दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा अरबपति 724 अमेरिका में हैं, जो पिछले साल 614 थे। 100 और अरबपति साल भर के अंतर्गत बढ़ गए। चीन में पिछले साल 556 अरबपति थे, जो इस साल 698 हो गए। भारत 140 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरा सर्वाधिक अमीर शख्सियतों वाला देश है। पिछले साल यह संख्या महज 102 थी। तो देख रहे हैं इस कोरोना काल में 38 लोग अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। और लोगों के लिए कोरोना था, क्योंकि कोरोना काल में खूब ऑनलाइन बिजनेस हुआ है। जबकि जर्मनी 136 अरबपतियों के साथ चौथे और रूस 117 अरबपतियों के साथ 5वें नंबर पर। तो सबसे पहले अमेरिका, दूसरे पर कौन है? चीन, तीसरे पर भारत, और चौथे पर जर्मनी और 5वें पर रूस है। तो ये है दमानी, कोटक, बिड़ला और सुनील मित्तल भी सूची में शामिल। सब दिया हुआ अरबपति भारत के। चलिए दोस्तों, तो आज की खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।